Hey guys, this is Vivek Tiwari. Today I bring a new video on gravitation. Okay, so in this video we will discuss about mass and weight, Kepler's law, and inverse law of gravitation. Okay, so without wasting time, let's start. Our first topic is difference between mass and weight. What is mass and what is weight? So guys, mass means what? Actual substance present in our body. हमारे बॉडी है, हमारे बॉडी में एक्चुअल कितने मैटर प्रेजेंट है, ओके, उसको लोग क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं. एंड व्हाट इज द वेट? वेट इज नथिंग बट फोर्स, ओके, विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट. सो वेट क्या है? फोर्स है. और मास क्या है? एक्चुअल मैटर है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है. मास जो है वो हर एक प्लेस पे सेम होता है. सो मास विल नॉट गोइंग टू वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट विल रिमेन सेम एवरीवेयर. बट जो वेट है वो वेट क्या होता है? प्लेस टू प्लेस चेंज होता है. बिकॉज जो वेट है, वेट क्या है? फोर्स है. फोर्स क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी होता है, राइट. ग्रेविटी जो है हर एक प्लेस का अलग अलग होता है. सो वेट भी क्या हो जाएगा? हर एक प्लेस का अलग अलग हो जाएगा. एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपने बचपन में डोरेमोन देखा रहेगा, राइट. उसमें वो जाड़िया याद है? जियान, ओके. वो अर्थ पे रहेगा तभी क्या रहता है? मोटा सा दिखता है. जब जियान नोबिता और डोरेमोन के साथ कहाँ पे जाता है? प्लैनेट पे जाता है, तो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं, राइट. तो वहाँ पे जो जाड़िया जियान था वो अचानक से पतला हो जाता है क्या? नहीं ना, वो मोटा का मोटा ही रहता है. मीन्स वॉट? कि जब वो अर्थ पे था तो उसके अंदर जितना मैटर था उतना ही मैटर कहाँ पे है? प्लैनेट पे है. जिसकी वजह से वो अर्थ पे जैसा दिखता था प्लैनेट पे भी वैसे दिख रहा है, राइट. मीन्स जो मास है, मास क्या है? सेम है. अर्थ पे भी सेम है और प्लैनेट पे भी क्या है? सेम है. वो चेंज नहीं हुआ. लेकिन वो जब जाड़िया अर्थ पे था तो हवा में उड़ रहा था क्या? नहीं, वो जमीन पे था. बट वो जब प्लैनेट पे गया सो क्या होता है? वो हवा में उड़ने लगता है. क्यों? बिकॉज जब वो प्लैनेट पे गया तो प्लैनेट पे जब वो गया तो प्लैनेट का क्या होता है? जो ग्रेविटी होता है वो क्या होता है? थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अर्थ के, राइट. और ग्रेविटी कम होने की वजह से क्या होता है? वो हवा में उड़ने लगता है. सो याद रखना, अगर ग्रेविटी ज़्यादा है सो अर्थ क्या करेगा? अर्थ की साइड अट्रैक्ट होगा. ग्रेविटी कम है तो क्या करेगा? वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा. सो मास क्या होता है? एक्चुअल मैटर होता है जो बॉडी में प्रेजेंट है. और वेट क्या होता है? फोर्स होता है जिसकी वजह से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, राइट. मास जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है, बट जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है. मास का जो यूनिट है वो क्या है? केजी है. वेट क्या है? फोर्स है. फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है. सो वेट का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा. मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. बिकॉज मास जो है वो डायरेक्शन पे मैटर करता ही नहीं है. चाहे जहाँ पे भी रहो सेम रहने वाला है, राइट. इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है. वेट जो है वो डायरेक्शन पे, प्लेस पे मैटर करता है. वो प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है, राइट. इसलिए वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट. तो इससे आपको क्या समझता है? जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी बहुत खतरनाक चीज़ है. वो किसी चीज़ को हवा में उठा भी सकता है और किसी चीज़ को ज़मीन पे भी ला सकता है. मीन्स वॉट? अगर ग्रेविटी ज़्यादा है सो वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा. कहाँ पे? अर्थ के साइड. अगर ग्रेविटी कम है सो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अर्थ के ऊपर जाएगा, फ्लोट करेगा, राइट. नाउ वी विल डिस्कस ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो क्या हुआ कि 16th सेंचुरी के पहले हम लोग को प्लैनेट के पोजीशन के बारे में, प्लैनेट के मोशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था. ओके, रीज़न क्या था? वी डोंट हैव सफिशिएंट डेटा अबाउट द प्लैनेट. ओके, बट क्या हुआ आफ्टर 16th सेंचुरी जब गैलीलियो आया, ओके, सो उन्होंने क्या किया? एक टेलीस्कोप इन्वेंट किया और वो टेलीस्कोप के थ्रू प्लैनेट्स के बारे में, उनके मोशन के बारे में बहुत सारे डेटास क्या हुए? कलेक्ट हुए. ओके, वो डेटास को किसने यूज़ किया? कैप्लर्स ने यूज़ किया. और वो डेटा को यूज़ करने के बाद कैप्लर्स ने क्या बनाया? लॉ बनाया. दैट इज कैप्लर फर्स्ट लॉ, कैप्लर सेकेंड लॉ, कैप्लर थर्ड लॉ. ओके, सो नाउ विल सी कैप्लर्स फर्स्ट लॉ. कैप्लर सेज दैट द orbit of every planet is ellipse with sun is situated at one of the foci. मीन्स जो प्लैनेट है, हर एक प्लैनेट क्या करता है? सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है
तो जब सन के सराउंडिंग में प्लैनेट रिवॉल्व करेगा तो प्लैनेट कुछ ना कुछ तो पाथ कवर करेगा, कुछ ना कुछ तो ऑर्बिट में मूव करेगा, राइट। तो जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट का कुछ ना कुछ तो शेप होगा, और शेप कौन से फॉर्म में होगा, इलिप्स के फॉर्म में होगा। इसलिए फर्स्ट लाइन क्या था लॉ का, द ऑर्बिट ऑफ एवरी प्लैनेट इज इलिप्स। जो प्लैनेट है उसका ऑर्बिट कौन से शेप में है, इलिप्स के शेप में है, राइट। और इलिप्स में दो फोकस होते हैं, सो दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे कौन रहेगा, सन रहेगा। कौन रहेगा, सन। ओके, सो लॉ क्या था, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स विथ सन इज सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोकाई। ओके, ऑर्बिट कैसा होगा, इलिप्स के फॉर्म में होगा, और सन किसी एक फोकस पे रहने वाला है। Kepler's second law. Kepler says line joining sun and planet sweeps equal area in equal interval of time. So to understand Kepler's second law, I have considered four position A, B, C, D, right? ये क्या है, एक लाइन है जो सन एंड प्लैनेट को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। अब क्या होगा, प्लैनेट ए से बी तक जाएगा, ओके, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में जाएगा। फिर प्लैनेट सी से डी तक जाएगा, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में। मैंने क्या किया, देखो टाइम इंटरवल सेम रखा है, यहाँ पे भी 2 सेकेंड है, यहाँ पे भी 2 सेकेंड है। ओके, सो लॉ क्या बोलता है, अगर टाइम इंटरवल सेम है तो उनका एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब एरिया ऑफ ए बी एस जो है वो किसकी इक्वल होगा, एरिया ऑफ सी डी एस की इक्वल होगा। ये मोटा दिख रहा है, ये लंबा दिख रहा है, बट स्टिल उनका एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो लॉ क्या था, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट sweeps equal area in equal interval of time. Okay, now we'll see Kepler's third law. So before going to Kepler's third law, let us assume T means what, T is period of revolution of planet around sun, and R is the distance between the sun and planet. Okay, so Kepler's third law says square of the period revolution between sun and planet is directly proportional to the cube of distance between the sun and planet. so just अभी मैंने बोला T का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ओके, और R का मतलब क्या होता है, मेन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो लॉ ने क्या बोला, स्क्वायर ऑफ पीरियड रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to cube of distance between the sun and planet। यही था लॉ, स्क्वायर ऑफ पीरियड रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, राइट। सो इसका मतलब क्या, अगर मैं टाइम को स्क्वायर करता हूँ, राइट, तो किसकी इक्वल होगा, डिस्टेंस के क्यूब के। ओके, मीन्स अगर टाइम इंक्रीज होगा सो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे जो साइन है किसकी, प्रोपोर्शनैलिटी की, उसको हटाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाने के लिए मैं क्या लाता हूँ, कांस्टेंट लाता हूँ। सपोज वो कांस्टेंट कौन है, के। सो के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, राइट। यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, ये आर को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सो यहाँ से के मिल जाएगा, के कितना आ गया, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ओके, now we will discuss our next topic, that is inverse law of gravitation. Okay, so before going to inverse law of gravitation, let us revise what is uniform circular motion. Okay, so uniform circular motion means what, a motion performed on circumference of circle. A motion performs on circumference of circle with uniform speed. Speed क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, वो जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसके थ्रू जो सर्कल के सर्कमफरेंस पे मोशन परफॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ओके, ना अब क्या होगा, कोई प्लैनेट सपोज रिवॉल्व कर रहा है, कहाँ पे, सर्कमफरेंस पे। सो प्लैनेट एक रिवॉल्यूशन में कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
ओके, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना वो सर्कल का सर्कमफरेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, राइट। मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। सो स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। सपोज स्पीड को मैं शो करने के लिए v यूज़ करता हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, 2 पाई r है। सपोज जो टाइम है, टाइम कितना है, t है, टाइम कितना है, t है, राइट। इसको मैं क्या लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 लेता हूँ। क्या लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अभी जस्ट मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन बताया कि कोई भी प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल के सर्कमफरेंस पे, राइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो सर्कुलर मैनर में रिवॉल्व करता है तो क्यों सर्कल में रिवॉल्व करता है, बिकॉज उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है। ओके, वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व करने में मजबूर करता है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स विच एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर। वो सेंटर के साइड एक्ट होने की वजह से हर एक प्लैनेट क्या करेगा, सर्कुलर मैनर में रिवॉल्व करेगा। सो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन r होता है। ये फॉर्मूला आप याद करके रखो सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन r, राइट। नाउ आपने क्या किया, अभी जस्ट v की वैल्यू निकाला है। क्या निकाला है, v की वैल्यू। v की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। v कितना है, 2 पाई r अपॉन t है। सो v के प्लेस में मैं क्या लिखता हूँ, 2 पाई r अपॉन t। सो सी क्या हो गया, f m एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r² हो जाएगा, राइट। t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t², नीचे क्या बचा, r बचा, राइट। नाउ f इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, 4 पाई² m r² अपॉन, ये t² क्या यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा, t² इंटू r, राइट। एक r कैंसिल हो जाएगा। सो क्या मिला, 4 पाई² m इंटू r अपॉन t²। आपने जस्ट अभी कैप्लस लॉ पढ़ा था, वहाँ पे k का वैल्यू निकाला। k का वैल्यू कितना मिला, t² अपॉन r³। तो सी आपके पास t² है बट r³ है क्या, नहीं है। r³ ला सकते हो कैसे, यहाँ पे एक r है, कितना r मिसिंग है, 2 r मिसिंग है। सो मैं क्या करता हूँ, r² से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, r² से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, सो क्या हो जाएगा, सी 4 पाई² m r² इंटू r, कितना हो जाएगा, r³ t², राइट। और ये r² एज इट इज़ बच गया, तो ये r² इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए r³ आ गया। ये r² एज इट इज़ है। ओके, नाउ कैप्लस लॉ आपने पढ़ा, क्या होता है, t² अपॉन r³। सो t² अपॉन r³ के प्लेस पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। सो f इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 पाई² m, t² अपॉन r³ के प्लेस पे क्या आ गया, k आ गया। और ये 1 अपॉन r² क्या है, एज इट इज़ है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे t² अपॉन r³ के प्लेस पे क्या पुट किया, k पुट किया, बिकॉज कैप्लस लॉ यही बोलता है। ना अब मुझे ये बताओ, ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स है, वो कभी चेंज होने वाली नहीं है, m की वैल्यू फिक्स है जो कभी चेंज होने वाली नहीं है, k की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है बिकॉज वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है बिकॉज सबकी वैल्यू फिक्स है जो कभी चेंज होने वाली नहीं है। ओके, सो मैं इसके प्लेस पे क्या लिखता हूँ, कांस्टेंट लिखता हूँ बिकॉज उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, 1 अपॉन r² एज इट इज़। सो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 4 पाई² m
अपॉन के है, राइट। क्या है, 4 पाई स्क्वायर m अपॉन के है, राइट ना। आप क्या करते हो, कांस्टेंट लेके आते हो, क्यों, ताकि प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हट जाए। अगर मैं कांस्टेंट को हटाऊंगा तो जो इक्वल टू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो देखो मैंने क्या किया, कांस्टेंट हटा दिया तो जो इक्वल टू का साइन था वो कहाँ पे आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी में, और यहाँ पे डिराइव हो गया इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।